बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मुईन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बात कर लें तो अच्छी खबर स्नूकर से आती हुई दिखाई दे रही है। एशियन 21 एहसन रमज़ान ने पाकिस्तान के लिए जो है टाइटल जीता है। ईरान के शहर तेहरान में होने वाले मुकाबले में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बड़ा ज़बरदस्त फाइनल मैच रहा जिसमें एक वक्त पे जो है फ़ौक़ियत हासिल थी एहसान रमज़ान को, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ईरान के खिलाड़ी ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। फिर मुकाबला टाई पे गया और उसके बाद एहसान रमज़ान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए इस मैच में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ फ़ुटबॉल के हवाले से थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि साउथ फुटबॉल चैम्पियनशिप में जो है भारत ने पाकिस्तान को जो है 4-0 से शिकस्त दे दी, लेकिन इस मैच के अंदर बदमज़गी पैदा होती हुई ज़रूर दिखाई दी। साइड लाइन पर बॉल गई, उसके बाद थ्रो के वक्त पाकिस्तानी प्लेयर से हमने देखा कि इंडियन कोच ने बॉल छीन ली, जिस पे उन्हें बाकायदा तौर पर रेड कार्ड भी दिखाया गया। तो ये एक बुरी खबर खेलों के हवाले से अगर देखें तो इंडिया के हवाले से ये आती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड के हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स को ज़रूर चांस मिलता हुआ दिखाई दिया इस टूर्स के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ उन खिलाड़ियों के साथ भी ज़्यादती होती हुई दिखाई दी जो पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल रुकन की हैसियत से टीम के साथ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे थे। तो इन सारे सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं जो हमेशा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद रहते हैं। जमील साहब की तरफ आते हैं। सबसे पहले टीम स्क्वाड पे बात करते हैं, फिर हम बहुत से मामला क्रिकेट के हवाले से हैं। यकीनन आज जमील साहब काफ़ी अरसे के बाद हमारे शो पर मौजूद हैं तो उनसे भी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बातें करेंगे। जमील साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ। इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि 2 से 4 प्लेयर्स को शामिल ज़रूर किया गया, नौजवान खिलाड़ियों को भी शामिल किया, गो कि हम खुद कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाए। क्या ये वक्त सही था, क्योंकि हमने एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप खेलना है? देखें, वहाँ तो आपने 2 टेस्ट खेलने जाना है ना। अब जो टीम जो इन्होंने जो अनाउंस किए उस टीम के अंदर बज़ाहिर तो जो है ना कोई ऐसा 2 लड़के जो मैं समझता हूँ बल्कि 3 लड़के। देखिए, हुरैरा तो परफॉर्मेंस कर रहा था, मोहम्मद हुरैरा को लिया इन्होंने, परफॉर्मेंस 2-3 साल से ये डोमेस्टिक में भी कर रहा है। लेकिन इस पे भी एक सवालिया निशान है जमील साहब, उमर बिन यूसुफ ने अच्छा परफॉर्म किया, टीम में नहीं बने। बिल्कुल, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि जैसे ये हुरैरा है ना, इसी तरह उमर बिन यूसुफ जो है ना, उसने एक 250 की इनिंग भी खेली जिम्बाब्वे में और डोमेस्टिक के अंदर उसकी कारकर्दगी 4 डे में भी अच्छी थी और 1 डे में भी अच्छी थी, तो उसको जो है कंसिडर नहीं किया गया। तो अगर उसको भी रख लेते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना मुस्तकबिल की, तो हमें ऐसे प्लेयर जो है ना उनकी जरूरत है और उनको रखना चाहिए। अच्छा, फिर इस स्क्वाड के अंदर आमिर जमाल का नाम जो है ना वो भी मतलब कि शामिल है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास, हमने सबसे बड़ी हमारे पास जो वो है ना, मैं तो ये देखता हूं कि जी ये फिक्स कर दिया है कि ये टेस्ट का वो है बॉलर है, ये वनडे का बॉलर है, ये वो। अगर ऐसी कोई कारकर्दगी है तो हारिस रऊफ की है सिर्फ, उसके अलावा आपने कब चांस दिया है उसको, मोहम्मद हसनैन को आप मतलब ये कि चांस दें, मतलब जो हम शाहनवाज धानी आप लेकर जाते पाकिस्तान शाहीन के साथ, उन्हें चांस देने की जरूरत नहीं। फहीम अशरफ को आप यहाँ पर मतलब वो एज ए ऑलराउंडर वो करते हैं कंसीडर, उसके बाद वो कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस तरह टीमें नहीं बना करती टीमें। अब आपकी जो टीम है ना उसके अंदर मुझे तो कोई मतलब, मैं ये कहता हूं कि जब पाकिस्तानी टीम जब टूर करती थी तो हम कहते थे यार इसमें सरफराज को भी जो है ना होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो कहते नहीं, एक कीपर जो है ना वो चाहे हम 2 टेस्ट खेलने जा रहे हो, 3 टेस्ट खेलने, जितने वनडे भी हो, लेकिन एक ही कीपर। अब 2 कीपर की जरूरत, 2 टेस्ट के अंदर 2 कीपर की जरूरत क्यों पड़ गई? श्रीलंका इतना दूर नहीं है कि आप जो है ना मतलब अगर उसका कोई रिप्लेसमेंट आप जो ना मंगा सके, तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि 2 कीपर जो है ना इसके अंदर जो है ना गए। अब एक बात और भी उठ रही है कि रिजवान को जो है ना क्या कहते हैं, इन्होंने वाइस कप्तान जो है ना बनाया। अब ठीक है, आपने बनाया ना वाइस कप्तान, तो जरूरी नहीं है कि शान मसूद भी वाइस कप्तान था, नहीं खेला था ना शान मसूद। तो अब देखना यह है कि देखिए आपके ओपनर तो अपनी जगह पर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, सही है ना, अब्दुल्ला शफीक को ले लें और इमामुल हक को ले लें। नंबर 3 पर एक जगह आपके पास है और वो जो है शान मसूद, उसके बाद बैटिंग कर रहे हैं। अब या तो शान मसूद खेलें या रिजवान खेलें, मेरे हिसाब से तो शान मसूद, क्योंकि नंबर 3 पे वो खेलते चले आ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर चॉइस है। लेकिन परफॉर्मेंस भी तो नजर नहीं आ रही शान मसूद की। परफॉर्मेंस तो देखें, आपको बताऊं मैं आपको, अगर आप देखते हैं ना टेस्ट के अंदर, तो रिजवान की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं रही है नंबर 6 के ऊपर आके। अब नंबर 6 से नंबर 3 देखें,
4 नंबर पे बाबर ने खुद खेलना है, 5 नंबर पे सऊद शकील की कारकर्दगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 6ठे नंबर पे सरफराज की कारकर्दगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सलमान अली की 7वें नंबर पे कारकर्दगी। अब आपने 2 पेसर खिलाने हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जो मुझे लगता है, या हसन अली को मैं नहीं समझता कि, क्योंकि इन दोनों की कारकर्दगी जो है ना, क्योंकि आप 3 पेसर तो वहां मुझे नहीं लगता है खिलाएंगे, 2 ही खिलाएंगे। अच्छा, अब आपके पास जो स्पिनर्स हैं उसमें एक तो नोमान अली हैं और नवाज है, ये दोनों खेले थे पिछली मरतबा। फिर ये कि बॉलिंग वो भी आपका जो क्या कहते हैं, इब्रार तो आपको 100% लगता है कि टेस्ट मैच खेलेगा? इब्रार को इनको चांस देना चाहिए, ठीक है ना, एक उसको खिला के और एक उसको खिलाना चाहिए इब्रार को। अब ये इनकी चॉइस है कि नोमान को खिलाएं या जो है ना नवाज को खिलाएं, इनमें से एक और एक इब्रार। दूसरा जो आपके दो पेसर हैं, ये आपकी टीम बन जाती है साहब। अब अगर ये, क्योंकि श्रीलंका में पहले भी गए थे तो दो ही पेसर खेले थे, वो स्पिन ट्रैक बनाएंगे और स्पिनर आपके पास। लेकिन हमने उसमें भी जमील साहब एक पहला टेस्ट जीतने में जरूर कामयाब हो गए थे 4 विकेटों से, लेकिन दूसरे टेस्ट में हमें 246 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई थी। हमें नहीं, हम लोग दूसरा टेस्ट जीते थे, पहला तो हार गए थे हम लोग, पहले हारे थे, लेकिन 246 रन से हमें बड़े मार्जिन से जो है। देखिए वहां पर जो असल में होता है वहां पर यही है कि जो जैसे बाबर आजम ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त जिसे कहते हैं ना, तो अब मसला ये है कि ये हमारे बैट्समैन वहां पर जो है ना किस तरह की, देखिए मुझे जो इसमें कमी नजर आ रही है ना, अबरार को लेके गए ना, ये अबरार को इनको खिलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इसमें नाम आ रहा था यासिर शाह का, यासिर शाह पहले भी गए थे, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी। अब आपके पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है उसामा मीर, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और डोमेस्टिक में भी और मुख्तलिफ जो पीएसएल में भी शानदार वो दिखाई है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस स्क्वाड के अंदर अगर एक उसामा मीर को भी आप ऐड कर नवाज या नोमान में से 2 में से एक को ड्रॉप करके आप उसामा मीर को खिला लेते तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि आपके पास जो ना ऑफ स्पिनर भी है और जो है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, राइट आर्म लेग स्पिनर और एक जो अबरार जो है हमारे, तो ये आपके पास एक जबरदस्त तरीके कॉम्बिनेशन। आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं कि क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन दोनों विकेट कीपर के दरमियान होता दिखाई देगा, तो समझ रहे हैं कि सरफराज है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हारिस जब से टीम में आए थे तो 2 विकेट कीपर खेल लेते हैं, माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सरफराज की रही, लेकिन जब रिजवान बने टीम में शामिल हुए तो रिजवान की कारकर्दगी भी अच्छी थी, उस बेस पे भी सरफराज अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, टीम का हिस्सा नहीं बन रहे थे। लेकिन अब एक मौका फिर ऐसा आता दिखाई दे रहा है जहां पर सरफराज अपने लास्ट सीजन में बड़ा जबरदस्त मैन ऑफ द सीरीज रहे टेस्ट मैच के अंदर, उसी बेस पे इंतखाब हुआ उनका दौरे श्रीलंका के लिए। अब 2 विकेट कीपर हैं हमारे पास, एक वाइस कप्तान है, खुद आप कह रहे हैं कि वाइस कप्तान को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने माजी में शान मसूद को ड्रॉप किया। अब शान मसूद एक तरफ है अगर नंबर 3 पोजीशन पर, एक तरफ रिजवान आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ सरफराज नंबर 6 के लिए कह रहे हैं, तो अब आप समझते हैं कि शान मसूद और मोहम्मद रिजवान में टाई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मतलब टाई है। देखिए एक जेन्युइन किस्म का जो बैट्समैन है ना वो शान मसूद है, ठीक है। आपकी बात जो है ना क्या काफी हद तक दुरुस्त है कि उनकी कारकर्दगी जो है ना उस तरह की नहीं रही कि जिस तरह की उनकी मतलब होना चाहिए, और जो उन्होंने कमबैक किया था उस जिस कारकर्दगी पे किया था। लेकिन हम मतलब पूरी उम्मीद तो हम मतलब ये हमें देंगे, एक तो सबसे बड़ा हमें जो एडवांटेज है ना शान मसूद को खिलाने का वो ये है कि वो जो है ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो अगर लेफ्ट हैंड, क्योंकि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना वो 2-2 खेलते हैं, तो अगर हम अपने ये जो अगर खिलाते हैं शान मसूद को और शान मसूद अच्छी मतलब ये कि बैटिंग कर जाते हैं वहां, तो यकीनी तौर पे जो हमारी जो बॉलिंग है वो इस तरह की बॉलिंग है कि हम दुनिया की किसी भी टीम को जो है वो जल्द आउट करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सलाहियत रखते हैं। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही थी अभी क्रिकेट की थोड़ी सी बात हम, क्योंकि एशियन चैंपियन अंडर 21 बने एहसान रमज़ान ने चैंपियनशिप जीती स्नूकर में, कैसा देखते हैं इस प्लेयर को, क्योंकि इसने माजी में भी एक टाइटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जीता हुआ है? बहुत शुक्रिया। मैंने एहसान रमज़ान से यही तवक्कुआत थी, पहले भी इसने एक टाइटल जीता हुआ था, और जिस तरीके से ईरान में इन्होंने जो अपना गेम शो किया है, और ईरान में हत्ता कि जब फाइनल चल रहा था तो ईरान के प्लेयर एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एहसान जो है बैकफुट पर चले गए, लेकिन इन्होंने कम बैक करने के बाद जो ज़बरदस्त तरीके से हमारे स्क्वैश की दुनिया को वापस लेकर आए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और फिर
जो इन्होंने फाइनल में गेम पेश किया है, बड़े अरसे बाद ये ऐसा गेम नजर आया, क्योंकि हम इसमें चैंपियन रह चुके हैं, अभी जूनियर सतह पे सही, लेकिन बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। दूसरी तरफ साफ फुटबॉल चैंपियनशिप में हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच हुआ, चाहे वो किसी भी खेल में दोनों टीमें आमने सामने हों, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर शायकीन का जोश खरोश वलवला मारता हुआ दिखाई देता है, वहीं खिलाड़ी जब ग्राउंड में आपस में खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे से टकराव होता हुआ नज़र आ रहा होता है। कल भी ऐसे ही कुछ हुआ फुटबॉल मैच में, वो कि पाकिस्तान को एक थोड़ी सी बदतरीन शिकस्त ज़रूर हुई इंडिया के ख़िलाफ़ फुटबॉल मैच में, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि बदमज़गी पैदा भी होती हुई दिखाई दी। साइड लाइन पर जब बॉल बाहर गई, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स थ्रो के लिए जा रहे थे, तो उसी एन वक्त जो है इंडियन के कोच जो हैं उन्होंने बॉल उनसे छीन ली, जिसके बेस पे एम्पायर ने उन्हें रेड कार्ड भी दिखाया। क्या समझते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर ऐसे वाक़यात होने को कैसा देख रहे हैं आप? मोइन भाई, सबसे पहले तो आप इंडिया को देख लें, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप की समझो धज्जियां उड़ा दी कल जो है, जिस तरीके से हमारी फुटबॉल टीम के साथ उन्होंने किया है। पहले तो ट्रैवल से फिर वीज़ा देने में, मकसद उसको डिले पे डिले करते करते जिस तरीके से ये एशिया कप डिसाइड कर रहे थे, इसी तरीके से हमारी टीम जो है ना इतनी मुश्किलों के साथ वहाँ जैसे ही सुबह पहुंची 4 घंटे बाद आपने उनका मैच करा दिया। नंबर 1 पहली वजह तो ये है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना बदतरीन शिकस्त, से बदतरीन शिकस्त नहीं कहेंगे, उन्होंने प्री प्लान जो है ना थके हुए प्लेयर्स को मैदान में उतार, और फिर मैदान में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी इंडियंस की, वो धक्के देना और ये जुमले कसना, तो इसी पे जब अंपायर से बहस हो रही थी, अंपायर ने जब थ्रो दिया, बॉल बाहर चली गई, थ्रो जब करने पाकिस्तानी प्लेयर आ रहा है तो उनके कोच को क्या हक पहुंचता है कि उसने जाके उसके हाथ से बॉल लेकर नीचे फेंक दी। अरे भाई, ये कौन सा गेम है, इंडिया कर क्या रहा है, ये कहाँ है, फीफा वाले क्या देख रहे हैं? और फिर ये कि रेड कार्ड जो रेफरी ने उन्हें दिखा के बाहर भेज दिया, कितने शर्म की बात है भाई। उनके कोच का क्या काम है ग्राउंड में आकर जो प्लेयर से आप बॉल ले रहे हो, और आप जो इतनी बड़ाइयां पेश करते हो कि हम लोग बहुत अच्छे चैंपियन हैं क्रिकेट में भी, हॉकी में भी, हर जगह, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो सीखो। जब तक आपके पास ये नहीं आएगी तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या पता चलेगा? हर जगह आपने सियासत शुरू कर दिए, क्रिकेट में सियासत, फुटबॉल में सियासत, इवन हॉकी में सियासत। अरे भाई, आप कर क्या रहा है? ये फीफा कहां बैठी, क्या देख रही है इनको कि यार ये जो इन्होंने किया है इंडिया में हमारी टीम के साथ, वीजे देते हुए भी, और उसके बाद आपने थके हुए बेचारे सफर किए हुए लड़के उनको खिला दिया। ठीक है, वो 4-0 से हार गए, हार होती, हार जरूर है, लेकिन इंडिया को जो है ना अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इनको बढ़ाना होगा, क्योंकि खेल जो है सियासत से पाक होने चाहिए। खेल क्रिकेट हो, हॉकी हो, देखिए वो उनका मकाम बहुत ऊंचा है। आप ये सियासी चीजें सियासतदानों के बाहर रहने दे, आपने ग्राउंड में भी सियासत शुरू कर दी है। ग्राउंड में भी सियासत शुरू कर दी है। सियासत से हटकर शाहिद अफरीदी की तरफ आते हैं। जमील साहब, शाहिद अफरीदी ने कल बयान दिया है खासकर टेस्ट टीम के हवाले से कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें मंजर से गायब कर दिया गया। उन्होंने 3-4 प्लेयर्स की मिसाल दी, आबिद अली की मिसाल दी, उसके साथ उस्मान सलाउद्दीन की मिसाल दी, जाहिद महमूद की मिसाल दी। तो समझते हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा कि नए प्लेयर्स को टीम में शामिल होना चाहिए, लेकिन पुराने प्लेयर्स को भी बेहतरीन तरीके से मौका देना चाहिए। आप उन्हें मौका देते नहीं हैं, फिर गायब कर देते हैं मंजर से। जिस तरह उन्होंने उस्मान सलाउद्दीन की मिसाल दी, अच्छा प्लेयर था, अच्छा रन कर रहा था, फिर आबिद अली की मिसाल दी, जाहिद महमूद की मिसाल दी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत से मामलात पर प्लेयर्स को, खासकर सेलेक्टर्स जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें भरपूर तौर पर मौका नहीं देते, साइड लाइन कर देते हैं? माजी में हमने देखा कि मोहम्मद अली को एक टेस्ट मैच खिलाया गया, उसके बाद कहाँ गए मोहम्मद अली, आज तक पता नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर शायद अपने बयान पे? नहीं, उनका बयान जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना एक दुरुस्त है। देखें, जो इससे पहले जो चीफ सेलेक्टर थे ना, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जो थे मोहम्मद वसीम साहब, आपने देखा था ना उनको। अब वो लैपटॉप पे बैठकर जो है ना, मतलब ये कि जो भी कारकर्दगी के हिसाब से जो बात वो करते थे ना, तो जो आपने जो अभी जो पूछा है मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली को वही लाए थे ना, वो लाए थे, और वो बिल फिर जो है ना किस्से पारी ना हो गए, कहाँ चले गए, गायब हो गए ना। अच्छा, अब जिनके नाम, उस्मान सलाउद्दीन जो है ना, ये समझ लीजिए तकरीबन कुछ 2017 में, शायद 18 में, जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड गई थी, उस वक्त इनका जो है ना डेब्यू जो है ना वो सरफराज की कप्तानी के अंदर हुआ था, और उसके बाद से फिर ये एक टेस्ट खेले थे और इन्होंने 25 रन बनाए थे उस टेस्ट के अंदर। उसके बाद से फिर ये मंजर से गायब, लेकिन डोमेस्टिक में ये परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन असल में होता यह है कि जो हमारी टीम के अंदर जो जगह होती है ना, तो जब जगह होती है तो उस वक्त अगर लड़के को लाके खिला दिया जाए, समझे ना, तो अगर आपने उस वक्त नहीं खिलाया, बहुत सारे प्लेयर है ना, भाई आपने, हमने मिसाल है फवाद आलम की, 10-11 साल बाहर किया, फिर वो आया, फिर एक सीरीज खराब खेली, फिर टीम से बाहर हो गया। इस तरह टीमें, अब ये टीम बनी है ना,
इसको चलने दें। शायद अफरीदी यही तो कह रहे हैं कि अगर टीम को, प्लेयर्स को भरपूर तौर पर मौका दे। इसको देखें, अब ये टीम है ना, जैसे सऊद शकील है, अब ये हुरैरा है, उसामा, ये उमैर बिन यूसुफ है, ये आ रहे हैं ना प्लेयर जो डोमेस्टिक है। मैं हमेशा से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत फोकियत देता हूं। वजह उसकी ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर आता है ना, जो रगड़ा लगा के आ रहा होता है, और 4 रोजा मैच हो या वनडे हो, तो उसमें परफॉर्म करके आ रहा है ना, उसको जरूर देखें। वो पूरे साल उसके लिए वो मेहनत करता है। जब वो परफॉर्म करता है तो उसको टीम के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अगर जगह नहीं बन रही तो उसको रखें, एक पूल बना ले। देखिए बिल्कुल भाई, पूल के अंदर अगर हम देखें तो 2 बैटर्स की बात हो रही है। हुरैरा बेशक टीम में शामिल है, लेकिन वहां पर हम उमैर बिन यूसुफ की भी बात कर रहे हैं। अगर हुरैरा परफॉर्म कर रहे हैं, हुरैरा परफॉर्म नहीं करते, तो उमैर बिन यूसुफ हमारे पास मौजूद है। पोल हमारे पास लंबा है, यकीनन सबको मौका मिलना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी शान मसूद है ना, शान मसूद जो है, अगर शान मसूद जो है परफॉर्म नहीं करते तो मैं समझता हूं कि इनको हुरैरा को मौका देना चाहिए। इस टाइप के देखिए प्लेयर बनेगा जब, समझे ना, जब उसको आप जो ना मौका, अगर आपने उसको बिठा के रखा तो फिर तो उसके हुरैरा को मौका देना चाहिए। इसी तरह जैसे उमैर बिन यूसुफ है, इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, जैसे देखें हमने बहुत लेट उसको चांस दिया था सऊद शकील को, हमें 2 साल पहले देना चाहिए था। ताबिश खान को भी बहुत लेट चांस दिया था। हाँ, ताबिश खान का तो कैरियर ही बेचारे का खत्म हो गया था, वो तो उन्होंने उसको ठप्पा लगाना था जो, तो वो लग गया। लेकिन भारत जो जब उसका उरूज था ना, जब उसको, यही बात तो आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इसका जिस वक्त उरूज हो उसे मौका जरूर देना उसको। फास्ट बॉलर का वैसे ही कैरियर लंबा नहीं होता। लेकिन अब हमारे यहाँ का जो निजाम है ना, अब मिसाल के तौर पर अभी जो है ना चीफ सिलेक्टर आपके हारून रशीद हैं, उनकी लाइकिंग कुछ और है, मोहम्मद वसीम की लाइकिंग कुछ और है। तो ये असल जो नुकसान होता है ना, वो पाकिस्तान का होता है, खिलाड़ियों का होता है कि वो जो उनकी लाइकिंग में थे वो आज मंजर पे नहीं है। और अब जो इनकी लाइकिंग के अंदर, वो टीम के अंदर, अब अगर ये चले जाते हैं, कोई दूसरे चीफ सिलेक्टर आ जाते हैं, फिर देखना होगा कौन इसमें रहता है कौन नहीं रहता। तो अभी जो ओवरऑल जो नजर आ रहा है ना, टीम आपकी बुरी नहीं है, टीम आपकी अच्छी बन गई, लेकिन इसको खेलने दें, आप खेलने दें। लेकिन जमीन साहब इसमें हम ये भी देखते हैं ना कि पाकिस्तान एक मेन टीम है, उसके बाद पाकिस्तान शाइन से भी अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहा है, फिर पाकिस्तान अंडर-19 भी टूर कर रही है, तो हमारे पास पोल भी लंबा नजर आ रहा है। और साथ साथ जो परफॉर्म कर रहा है उसे, क्योंकि मीडिया इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को भी हाईलाइट कर रही होती है, हर मैचेस के रिजल्ट फौरन आ रहे होते हैं, जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है उसके सामने होते हैं रिजल्ट, छुप नहीं सकता। तो जिसकी मिसाल आपके सामने, हुरैरा अच्छी परफॉर्म कर रहा है टीम में, आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया टीम में। तो जिस तरह हम माजी में जिस प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, शाहनवाज धानी एक ऐसा प्लेयर है जिन्हें टेस्ट मैच में, क्योंकि आपने उन्हें मुकम्मल तौर पर एक बॉलर के रूप में देख लिया है, फिर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, पाकिस्तान शाइन की तरफ से उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। अब फिर हमने देखा कि जिस तरह दूसरे बॉलर्स के साथ नाइंसाफी, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ के हवाले से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उनके साथ ज़्यादती होती हुई दिखाई दी। फिर उसामा मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। यासिर शाह के हवाले से आपने बात की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, जिसके बेस पर उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। वरना ये मोहम्मद नवाज की जगह, जो मेरी इत्तलात है, मोहम्मद नवाज की जगह यासिर शाह टीम के साथ जा रहे थे। लेकिन ये चीज़ सामने आती उस वक्त जब यासिर शाह मुकम्मल तौर पर फिट होते। 5 दिन की क्रिकेट के लिए फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर 5 दिन की क्रिकेट के लिए हमने एक बॉलर्स के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई, लेकिन पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी या चीफ सिलेक्टर ने उन्हें शायद तरजीह नहीं दी। मोहम्मद अब्बास, इन मंजर से मोहम्मद अब्बास भी गायब नज़र आ रहे हैं। हाँ देखें, बात ये है कि मोहम्मद अब्बास क्यों बाहर हुए थे ये तो किसी को भी नहीं पता। वो तो अच्छी खासी उनकी वो थी, डोमेस्टिक में भी करते थे, काउंटी में भी जाके परफॉर्म करते थे और टेस्ट मैचेस में भी कर रहे थे, तो वो बिल्कुल मतलब बाहर हो गए। देखें अब जहां पर जो ना, जैसे अब मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद नवाज तो एक तरह के ऑलराउंडर हैं। अगर आप जेन्युइन, अब मिसाल के तौर पर आपने यासिर शाह अनफिट है ना मिसाल के तौर पर, तो दूसरा नाम कौन सा? उसामा मीर का आता है। अबरार मौजूद है आपके पास टीम में, अबरार की कारकर्दगी जो है ना इतनी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। तो अब अगर वो नहीं है तो अबरार को इनको जो है ना मौका देना चाहिए। आपके दोनों पेसर विकेट, देखें असल चीज क्या है कि ये टेस्ट मैच के अंदर जो है ना, जब आप 20 खिलाड़ी आउट करेंगे तो जीतेंगे। तो ये सारे बॉलर ऐसे हैं आपके पास, विकेट टेकर है। यानी इवन ये कि सलमान अली आगा भी जो है ना आपको मतलब ये ऑफ स्पिन करके और जो है ना मतलब विकेट टेकर जो है ना दे सकते हैं। तो आपकी बॉलिंग और बैटिंग मैं समझता हूं कि मतलब ये कि बिल्कुल बैलेंस टीम है ये। अगर ये लड़के अगर परफॉर्म कर गए वहां पर तो इंशाल्लाह ताला हम श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका की टीम कैसी टीम है कि वो ऑस्ट्रेलिया को वहां पर नहीं जीतने देती। अब स्पिन ट्रैक बनाते हैं वो लोग और उनके पास 2-2 3-3 वो खिलाते हैं स्पिनर, और खिला के वो जो है ना मतलब पकड़ ले। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा मुकाबला अच्छा खेलते हैं। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं जावेद साहब से। स्पिनर्स को अच्छा पाकिस्तानी बैटर्स खेलते हैं, खुद श्रीलंकन भी अच्छा खेल रहे होते हैं। तो इस टीम के अंदर स्पिनर्स की बात हो रही है तो उसमें हम देखते हैं कि सरफराज अहमद है, क्योंकि जमील साहब भी कह रहे हैं कि नंबर 6 पोजीशन पर अगर सरफराज खेले के तो फ़ायदा होगा, क्योंकि स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा सरफराज भी खेलते हैं। हाँ मोइन भाई, जमील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर बनाया है वो भी बिल्कुल सही है। अब बस टाई शान की और रिजवान की है, इनमें पता चलेगा। देखिए अगर तो लेफ्ट आर्म उनके पास ज़्यादा है तो शान को खेलना चाहिए, क्योंकि उसके पास शॉट्स हैं, वो बड़ी क्रिकेट खेलता है, लंबी क्रिकेट का प्लेयर है। रिजवान की परफॉर्मेंस ही नहीं थी टेस्ट में, तो इस वजह से उसे ड्रॉप किया था, तो सरफराज को चांस मिला था। तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके ये टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स का मसला भी है, और हमारे पास टीम तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन असल मसला है कि 11 में आप किस किस को उतारेंगे। हमारे जो स्पिनर है आया के अबरार और नुमान के साथ जाएंगे या नवाज भी साथ इन होंगे। जैसे जमील भाई कह रहे 2 फास्ट बॉलर, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी 2 ने 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। आपके पास आगा भी है, 3 स्पिनर बन गए, और सऊदी बॉल कर लेता है, तो इसी के साथ। और स्पिन अगर खेलने वाले 3 ही प्लेयर हैं आपके पास पूरी टीम में, एक आगा का कप्तान हो गया, बाबर हो गया, और नीचे सरफराज खेलेगा, ये 2 तो पक्के खेलने वाले प्लेयर हैं। और ओपनिंग अगर इमामुल हक खड़ा हो गया तो वो खेल देगा। बकाया जो स्पिन श्रीलंका में, क्योंकि उनके पास 1-2 नहीं, उनके पास 5-6 स्पिनर होते हैं, एक से एक उनके पास स्पिनर है। वो हमारे खिलाफ हमेशा जो है स्पिनर्स को जो डेब्यू करवाते हैं और वही हमारे गले पड़ जाता है। अच्छा, वही हमारे खिलाफ जो अच्छी कारकर्दगी दिखाता हुआ देता है। जावेद साहब, हम देखते हैं कि जो नया तनाज़ा हैवर मॉडल के हवाले से देखते हुए सामने आ रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो साबका प्लेयर्स हैं वो उनका बयान अब सामने आ रहा है कि ये तजवीज़ जो है नजम सिटी की सही नहीं थी। क्या ये वक्त पहले इनके बयानात आने का नहीं था? ये चीज़ें जब गुजर चुकी हैं तो उसके बाद बयानात साबका क्रिकेटर्स के आ रहे हैं। देखिए मोइन भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इंतज़ार कर रहे थे कब ये जो है ना, मकसद तो हमारी इक़्तिदार की मुंतकली हो, बोर्ड में ये पॉलिसियाँ एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। और भाई इतना अर्सा हो गया, आप सीनियर्स प्लेयर हैं, आप जब नजम सेठी साहब उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, जब आपके पास बाहर के लिए भी यहाँ था, एलएस डाइस भी यहाँ आए हुए थे, उस टाइम आपको ये अपनी तजवीज़ें देनी चाहिए थी ना, उस टाइम कहना चाहिए। अब वो देख रहे हर कोई अपने अपने लगा हुआ है। जैसे आमिर सुहेल का कभी भी कोई बयान नहीं आया था, अब जैसे ये ज़का अशरफ और सेठी साहब का मामला है, आमिर सुहेल के भी तसलसल से बयान आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें पहले करने की, देखिए हर चीज टाइम पर अच्छी लगती है। प्लेयर्स भी अगर पीक टाइम है तो उसे चांस देंगे तो आपको रिजल्ट देगा। अब जो है सारी बातें होगी, उसके बाद जो आके आप कह रहे हैं जी इस पे मुझे वो नहीं है, ये नहीं, ये गलत चीजें हैं। टाइम पे बात करनी चाहिए। टाइम पे बात होनी, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। जमील साहब है, इंतखाब आलम का भी बयान आता दिखाई देता है हैबर मॉडल के खिलाफ है। उसके साथ साथ हम देखते हैं तो आमिर सोहेल भी बयान दे रहे हैं, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी दे रहे हैं, और फिर नामजद होने वाले ज़का अशरफ भी उनका बयान सामने आ रहा है कि वो इस प्लानिंग को गलत करार देते हुए नज़र आ रहे हैं हैबर मॉडल को। तो समझ रहे हैं आप, हैबर मॉडल हमारे लिए एक समझ मुअम्मा बनता दिखाई दिया। देखिए ये मामला जो है ना, ये आज से, ये देखें जब वो थे ना अपना रमीज राजा थे, तो वर्ल्ड कप के हवाले से, एशिया कप के हवाले से, और मैं आपको बताऊं आगे जो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है वो भी जो है ना, क्या कहते हैं, आपके लिए एक मसला जो है खड़ा करेगा इंडिया। देखें इंडिया जो है ना, इंडिया जो है ना, मतलब वो पूरे वर्ल्ड पर जो है ना अपना राज चाहता है, और वो ये चाहता है कि जो हम चाहें ना, और खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो वो हरबा इस्तेमाल करता है कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं क्रिकेट स्टाइल उसको डैमेज हो। तो ये जो अब मसला ये था कि अभी एक ऐसा वक्त भी आया कि तमाम जो कंट्रीज थी ना वो एक तरफ हो गई थी। हाँ, ये जो 4 मैचेस यहाँ कराना और 9 मैचेस वहां कराना, और ये जो एक उन्होंने वो दी थी तजवीज, तो अभी तो एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना है तो खेले और नहीं खेलना तो वो मतलब ना खेले, हम इनके बगैर ही करा देंगे। लेकिन जाहिर है वो जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, हमने तो कहा था कि पाकिस्तान के बगैर जो है ना इसके कोई हैसियत होगा ही नहीं है एशिया कप। देखिए पाकिस्तान जो है ना वो कोई कमजोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता, 2009 के अंदर जो है T20 वर्ल्ड कप जीता, 2006 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत है मतलब वर्ल्ड के अंदर, मतलब पाकिस्तान को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जो देख रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं मिसाल के तौर पर रमीज राजा साहब थे, उनकी अपनी पॉलिसीज थी।
अच्छा उसके बाद आ गए नजम सेठी साहब, तो उन्होंने आके डील किया। अब नजम सेठी साहब चले गए, अब ज़का अशरफ साहब के आने का मतलब हो रहा है। अब ज़का अशरफ साहब के आने के बाद आया कि क्या होता है कि वो इस चीज को, क्योंकि मैंने जो सुना है, जो मैं उनका वो देख रहा हूं कि वो शायद इस पर एग्री नहीं है। तो अगर वो एग्री नहीं होते, ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसके ऊपर एग्री नहीं होते, तो फिर एक नया तनाजा भी खड़ा जो है ना हो सकता है कि अगर नहीं होते तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, देखें बाद में बयान देना ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जायद, कि बाद में बयान देना ये करना नहीं, लेकिन होना वो चाहिए कि जो हमारी कंट्री जो है ना उसके मफाद में हो। देखें बात यह है कि हम इसकी जो गेट मनी है ना वो हमें मिलनी है, हम जाहिर है उसके होस्ट हैं, वो गेट मनी हमें यूएई के अंदर जो है ज्यादा बेहतर जो है ना मिल सकती थी, क्योंकि वहां पर इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा, और वहां पर हमें जो है ना, मैं नहीं समझता कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में श्रीलंका का कोई इतना, उनके अवाम का इतना इंटरेस्ट होगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, क्योंकि 9 मैचेस वहां पर होने हैं। 9 मैचेस होने। जावेद साहब भी कुछ कह रहे हैं। जी जावेद साहब। जमील भाई, जैसे सेठी साहब थे, अब सेठी साहब चले गए, पायलट डाइस आए थे और सीईओ आए थे, आईसीसी के नुमाइंदे आए थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे आए थे। आया ये हाइब्रिड मॉडल जो चल रहा है एशिया कप के हवाले से, इन पे जो इनकी कमिटमेंट हो गई उनके साथ, इसीलिए तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि 9 मैचेस होंगे, 4 यहाँ होंगे। अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली है, अगर ज़का अशरफ साहब आते हैं, आया कि जो कमिटमेंट हमने इंटरनेशनल तौर पे की हुई है उससे जो ज़का अशरफ उसमें कोई अमल दखल दे सकते हैं या हम नहीं दे सकते? देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो आए थे ना, ये आए थे बात करने वर्ल्ड कप के ऊपर, कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने, अगर ये नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे वहां। तो इनका जो था ना, इनका आईसीसी जो आया था ना, वफ्द जो आया था, वो ये बात करने आया था कि अगर पाकिस्तान जो है वो, ये इंडिया अगर यहाँ खेलने नहीं आता तो हम पाकिस्तान खेलने जो है ना नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर वो आया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है ना वर्ल्ड कप है। उनको पता है कि 30% जो है, यानी जो टोटल इनकम है उसका 30% इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जो रेवेन्यू जो है ना हासिल होता है। तो उनका इंटरेस्ट इस चीज के अंदर था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और ये पाकिस्तान जाए वहां पर। तो ये तो इन्होंने यही बात रमीज राजा भी करते थे, यही बात सेठी साहब भी करते थे कि अगर वो ये यहां नहीं आते तो हम भी वहां नहीं जाएंगे खेलने, एशिया कप खेलने। लेकिन फिर एक ये जो रास्ता निकाला था, ये रास्ता देखें होना ये चाहिए था कि कम से कम मेरे अपने 13 मैच थे ना, तो कम से कम 8 मैच पाकिस्तान में हो और 5 मैच बाहर हो। इंडिया अगर नहीं आना चाहता और आप समझते हैं कि ये एशिया कप होना जरूरी है, तो इंडिया के मैचेस बाहर हो जाते। लेकिन अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान के भी कोई 2 मैच यहां खेलने, बाकी मैचेस जो है ना वहां जाके खेलने। तो ये सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अगर मुस्तकिल मिजाजी हो तो इंडिया को जो देखें, अभी जो ये जो जायद कह रहे हैं ना, ये हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने दे दिया था ना, ये बाद में अनाउंस किया एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, ये पहले नहीं हुआ अनाउंस। ये जब पाकिस्तान ने कहा ना कि क्या कहते हैं हम इसी पे मतलब खेल, तो उन्होंने किया अनाउंस। जब अनाउंस हो गया कि 4 मैच लाहौर में होंगे, बाकी मैच जो है ना सब वहां होंगे, तो अब उसी के ऊपर जो ना होना। अब जो जैसे मिसाल तौर पर ज़का अशरफ साहब आए, वो क्या पॉलिसी लेकर आए, उनकी क्या पॉलिसी है, 1-2 रोज के अंदर जो भी वजाहत होती है उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। जमील भाई, मेरा सवाल वही रह गया जी, नजम सेठी साहब जब ये एशिया कप अनाउंस कर दिया कि 9 मैचेस वहां हो रहे, 4 यहाँ हो रहे, आया जो आए थे उनसे कोई कमिटमेंट तो की होगी, जो भी है सफारतकारी के जरिए, ये जाहिर है इन्होंने भी कोई चीजें मनवाई होंगी, कोई ना कोई तो बात की होगी। तो उस पर मैं कह रहा हूँ, ज़का अशरफ भी कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो सही नहीं है, वो तो कह रहे हैं। लेकिन आया अगर ये साइन उन हो गए हैं, इन्होंने हाई अथॉरिटी से ही पूछ लिया है, इन्होंने अप्रूवल दी है, तो ही ऐलान हुआ है ना एशिया कप का। तो अगर उन्होंने इन पे डन किया है तो क्या ज़का अशरफ साहब आकर उस पे जो है बैकफुट पे या वो मुआहिदा खत्म कर सकते हैं? नहीं, बात यह है कि आया कि मुआहिदा क्या हुआ, पहले तो मुआहिदा सामने आया ना कि मेरी तो जहां तक मालूमात है वो यही है कि वो वर्ल्ड कप के ऊपर बात करने आए थे। अगर इस एशिया कप पर बात करने आए तो उनको इसका इख्तियार है कि वो एशिया कप पर आके बात करें और ये सारी चीजें मतलब जो सर उन्होंने अगर वर्ल्ड कप को सेव किया है, पाकिस्तान की यकीन दहानी हासिल की है कि वर्ल्ड कप का पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान खेलने जाएगा, तो उसके बदले में कोई तो मुआहिदा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल पाकिस्तान कहते जी हम जा रहे, क्योंकि पहले दिन से सेठी कह रहा था कि अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद एशिया कप का जो इशू आया उस पर भी काफी चलता रहा, एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहे, आखिरी में टेबल टॉक्स हुई है, कुछ ना कुछ तो मुआहिदा हुआ होगा। चाहे सेठी साहब हो, चाहे जो है ना ज़का अशरफ साहब हो, चाहे रमीज राजा, कोई भी आदमी, एक बात मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी कोई भी टीम जो है ना जा नहीं सकती।
ये जितनी भी बात कर लें, चाहे आईसीसी से कर लें, चाहे इंडिया से कर लें, चाहे XYZ किसी से भी कर लें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट की परमिशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसकी मिसाल आपके सामने है। जमील साहब, अभी फुटबॉल की टीम गई है, एक रोज पहले तक उन्हें NOC नहीं मिल रही थी, आखिरी एक रोज कबल उन्हें NOC मिली भारत जाने की। तो यकीनन बहुत सी गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी जावेद साहब, तो मामला खासकर इंडिया टूर्स के लिए मामला। अभी हम ये नहीं कह सकते कि देखिए पॉलिसी बनाएंगे, ये समरी भेजेंगे गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है नहीं करती है कि हमें जाना है नहीं जाना, ये मशरूत है उसके साथ। अगर वो अप्रूव करती है तो जरूर जाएंगे, और वो कहती है नहीं जी इन हालात में हमें जो है ना क्या कहते हैं नहीं जाना चाहिए, तो फिर ना बोर्ड कुछ कर सके, चाहे जकर साहब हो चाहे सेठी साहब हो, दोनों जो है सेठी साहब की हायर अथॉरिटी से बात हुई होगी, तभी तारे मामला तय हुए, तभी उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा, और एशिया कप जो हैबर्ट मॉडल है उसी पे सारी चीजें जो है ना हायर अथॉरिटी ने उनको मंजूरी दी थी, तो सेठी साहब ने इतनी बातें की। नहीं तो सेठी साहब की क्या हैसियत थी कि वो डन कर देते कि हैबर्ट मॉडल सेठी साहब आखिरी तक यही कह रहे थे कि हमें जो गवर्नमेंट की जब तक हमें परमिशन नहीं होगी, हम जब तक वो फैसला इंडिया के खिलाफ जाने का नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के लिए। इस पे मजीद भी बात करेंगे आप दोनों से। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी बात है कौमी खेल हॉकी के हवाले से कर लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ गेम्स खेले जा रहे हैं, और इससे मुख्तलिफ़ गेम्स के अंदर कौमी खेल हॉकी को भी शामिल किया गया है, जिसके पहले हमने देखा कि बाकायदा तौर पर ट्रायल्स हुए और बाकायदा तौर पर अब इनके मैचेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची के 2 ग्राउंड्स पर बाकायदा तौर पर इनके मैचेस जारी है, एक असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी और दूसरा KHA पे इसके मैचेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले जिस इफ्तिताई तकरीब जहां हुई है वहां पर हमने देखा असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी में बाकायदा तौर पर बहुत से ओलंपियन वहां पर मौजूद थे। इस इफ्तिताई तकरीब में हमने इसी हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ रीजनल स्पोर्ट्स वीमेंस हॉकी लीग का आगाज हो गया। रंगारंग तकरीब में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स वीमेंस हॉकी लीग का ओलंपियन असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी में इफ्तिताह हुआ। जावेद अली मेमन ने साबका ओलंपियंस के हमरा रंग बिरंगी गुब्बारे फिजा में बुलंद किए। मेहमान खुसूसी का कहना था कि कराची में विमेंस और मेंस हॉकी के मुकाबले 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। खिलाड़ियों को बेहतरीन रिहाइश के साथ यौमिया अलाउंस और हॉकी की मुकम्मल किट फराम की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोविंशियल लीग जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह अब 4 से 5 दिन ये लीग सिस्टम होगा। बच्चों को मेल और फीमेल बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। यहाँ से जो है जो टीमें जीतेंगी वो तो ठीक है, लेकिन हमने इसमें जो भी अच्छे प्लेयर होंगे वो सिलेक्ट होंगे और इंशाल्लाह जो है वो आगे जो है नेशनल लीग जो आ रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस मौके पर टैलेंट हंट हॉकी प्रोग्राम के सिलेक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम से यकीनन हॉकी के प्लेयर निकलकर सामने आएंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी इवेंट में इंतजामात को मिसाली करार दिया। तो अब एक आसानी हो गई कि हम लोग अपनी एजुकेशन भी ले सकते हैं और साथ में गेम भी खेल सकते हैं। तो सबसे अच्छा इनिशिएटिव यही है हमारे स्पोर्ट्स वालों के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और साथ में मुबश्शिर मुख्तार साहब का डायरेक्टर सर सैयद यूनिवर्सिटी के वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सारे प्लेयर्स को। इसी तरह मतलब लड़के के अंदर जज्बा आता है, यार मुझे ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो मुझे खेलना चाहिए, मुझे अच्छा खेल के देना है। तो बस यही इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम लोग खेल के दें। पहले रोज कराची रीजन ने हैदराबाद को 13 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में बेनज़ीराबाद ने लाड़काना को शिकस्त दिया। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी। इस पे मज़ीद टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से जमील साहब से भी बात करते हैं। जमील साहब, वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का एक अच्छा स्टेप अगर हम देख रहे हैं तो खिलाड़ियों के लिए और ख़ासकर खेलों के लिए अच्छा काम होता नज़र आ रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर हमें ज़रूरत है खिलाड़ियों को बनाने की। और कौमी खेल हॉकी के लिए हमने देखा पहले ओपन ट्रायल हुए, फिर उनमें से टीमें बनी और फिर 6 हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर 6 शहरों के दरमियान जो इंटररेल के मैचेज़ KHA और असलाउद्दीन
हॉकी एकेडमी में हो रहे हैं। और गर्ल्स के मुकाबले हमने देखा कि बाकायदा तौर पर कल इवेंट का इफ्तिताह, और इस इफ्तिताही तकरीब में हमने देखा कि डायरेक्टर HSC जावेद मेमन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बड़े ऐलानात किए और ख़ासकर खिलाड़ियों के हवाले से कि उनका यही कहना था कि मसाइल हमेशा खिलाड़ियों के साथ रहे हैं, हम पहली दफ़ा हॉकी प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ फराम कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव कौमी खेल हॉकी के लिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बहुत खुशाइन बात है। और देखें, स्पोर्ट्स तो जितना भी मतलब ये कि कोई भी खेल हो, और हॉकी तो हमारा कौमी खेल है। और कौमी खेल इस लिहाज से कि जब हम 80s का दौर अगर देखें, बल्कि 1904 तक हमने देखा था कि हॉकी जो भी इवेंट होता था तो हम सोचते थे कि पाकिस्तान जो है वो जीत ही जाएगा। लेकिन अब चूँकि उसके बाद से थोड़ा सा जो है हम डिक्लाइन की तरफ गए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो अब हम देख रहे हैं ना, जो हॉकी के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, हैदर हुसैन साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, और ये दो जो आपने ग्राउंड बताएं इस्लाउद्दीन भाई का, और ये जो यहाँ पर जो इवेंट, ये जो अगर ये जो ग्राउंड के ऊपर अगर इन बच्चों को ये सब, और 6 मुख्तलिफ शहरों की टीमें को यहाँ आके खेलना, और यकीनी तौर पर ऐसे माहौल के अंदर उनको अगर खेलने का मौका मिलता है फ्लड लाइट के अंदर, और वो खेलते हैं और तजर्बा हासिल करते हैं, तो यकीनी तौर पर जब यहाँ से वो खेलकर अपने शहरों में जाएंगे तो उनके खेल में बहुत निखार आएगा। जिनमें से बड़े मसाइल होते हैं खासकर खिलाड़ियों को दूसरे शहर से दूसरे शहर आने में, और मसाइल का सामना उन्हें बहुत करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस इवेंट के अंदर खिलाड़ी को बेहतरीन फैसिलिटीज़ फराम की गई है। यकीनन खिलाड़ी भी काफ़ी खुश होते हैं जब उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ फराम की जाए, रहाइश के इंतज़ाम अच्छे हों, उसके अलावा खाने पीने के इंतज़ाम अच्छे हों। तो समझ रहे कि ये एक अच्छी चीज़ होती है। अगर खिलाड़ी को ये चीज़ें मैसर हों तो खिलाड़ी सुकून से अपनी खेल पे तवज्जो दे रहे होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बुनियादी चीज़ें जब खिलाड़ियों को मैसर होती है ना, ख़ास तौर पर रिहाइश उनकी अगर अच्छी है, और अगर उनको जो भी लंच दिया जा रहा है, या जो भी मतलब उनकी जहाँ भी मतलब वो जो जिस तरह की पजीराई हो रही है, तो ये यकीनी तौर पर उसके खेल में जो है ना उससे निखार आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें हॉकी के साथ साथ जो दीगर गेम्स हैं वो भी जो है ना, मतलब वहाँ पर भी जो है ना इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि शहर में मुख्तलिफ जगह पर कोई ना कोई इवेंट जो है ना वो हो रहा है। और ये जितने ज़्यादा इवेंट हों, चाहे मतलब बॉक्सिंग हो, चाहे कराटे हो, चाहे जो है ना बैडमिंटन, टेबल, कोई भी गेम हो, वो अगर ये बच्चे मतलब ये मसरूफ रहेंगे तो यकीनी तौर पर देखिए टैलेंट तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो जो सहूलियात है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, वो सहूलियात अगर उनको मिल जाए, मैसर आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि यकीन इतने महदूद वसाइल में रहकर जिस हद तक भी हो सकता है ये बच्चे जो है, ये खिलाड़ी जो है, ये इस मुल्क का, इस शहर का नाम रोशन करते हैं। तो अगर इन्हें भरपूर सलाहियतें अगर दिखाने का, और भरपूर जो इनके जो वसाइल हैं, अगर ये हल हो जाए, मसाइल हल हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर यही प्लेयर जो हैं इस मुल्क का और इस शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। इस शहर का नाम रोशन करिए। वापस क्रिकेट की तरफ आते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जो है इंडिया ने जीत लिया, क्या कहेंगे इंडियन टीम के हवाले से? 31 रन से बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त दी। कहना क्या, बहुत अच्छा टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर ये डिस्टर्ब ही रहा बारिश से, क्योंकि कोई भी कंप्लीट मैच नहीं हुआ सिवाय इस फाइनल के। और फिर बांग्लादेश ने जो है ना, कोई टारगेट भी इतना बड़ा नहीं जो था जो चेस कर सकते, सिर्फ एक तो 24 रन थे वो चेस नहीं कर पाई। और थ्रू आउट आपको पता है इंडिया की टीम जो अच्छा कह रही वुमेंस की, और बांग्लादेश की भी अच्छी टीम थी, जाहिर है दोनों फाइनल में आई, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, इंडिया ने अच्छे मार्जिन से मैच जीत लिया बकाया। और हमें बस इस चीज़ का है कि हमारी टीम जो है इसमें वो परफॉर्मेंस ना दे सकी जिसकी हम उनसे तवक्कात कर रहे थे कि वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमारी लड़कियों ने इस दफ़ा बिल्कुल हमें मायूस किया है। बल्कि क्या इंडिया के साथ फाइनल हमारा होना चाहिए था, जिस तरीके से पाकिस्तान इसमें गया था, पहला मैच ही आप 87 रन बनाकर जीते थे, उसके बाद मौसम ने आपको नहीं उठने दिया, और ये तमाम चीज़ें जो सब जो है इंडिया के हक में चली गई। और इंडिया का और बांग्लादेश का जो फाइनल हुआ, अच्छा फाइनल हुआ है, कंप्लीट हो गया, वेदर उस दिन अच्छा था और इंडिया डिजर्व कर रहा था उस दिन जीतने के लिए, और बांग्लादेश जो है उनकी जो बैटिंग है वो उस दिन नाकाम हो गई। ये सारी चीज़ें जो इंडिया की जीत में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। जमील साहब, अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे बाद इंटर रीजन अंडर 19 टूर्नामेंट जारी है। जोन 7 मुसलसल आज चौथे मैच में भी कामयाबी हासिल कर ली है। कैसा देख रहे हैं कि इस इवेंट को, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नौजवान क्रिकेटर्स को मुहैया किया गया? बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट तो जो है ये 2019 तक ये बाकायदगी से होते थे, लेकिन जब 2019 के अंदर 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया
तो उसके बाद जो है ना 6 सूबाई टीमें बन गई। 6 सूबाई टीमें बनने के बाद जो है ये सिस्टम जो है क्योंकि ख़त्म हो गया था। अब चूंकि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ है 22 अगस्त 2022 को, उसके बाद से फिर ये जो है समझेंगे कि पहला वो है इवेंट जो कराया जा रहा है। और यकीनी तौर पर जो अंडर 19 देखें 7 जोन्स की 60 टीमें जो है ना इसमें खेल रही हैं, हर जोन के 20-20 प्लेयर हैं ना, तो इसमें से हमें काफ़ी जो है ना लड़के जो है ना नज़र आए हैं और बहुत टैलेंट जो है ना वो नज़र आया है। इस वक्त जो टॉप ऑफ द टेबल हैं वो तो जोन 7 की टीम है जिसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 4 मैच खेले और चारों मैच जो है ना उन्होंने जीत लिए हैं। और उनका जो एक प्लेयर है अब्दुल्ला, उसने जो है मतलब 2 सेंचुरियाँ की हैं और एक मैच में 80 रन किए हैं, तो वो तो एक नई मतलब दरियाफ्त मतलब ये इसका ये एक मतलब फायदा है। बाकी जो लड़के हैं वो जो जैसे वहाज रियाज ने भी सेंचुरी की, 7 बेग ने कल 88 रन की, उससे पहले भी उसने रन किए, लेकिन जो नए लड़के हैं और वो भी मतलब आ रहे हैं उभर कर। और ये जो देखिए इसमें खास बात क्या है, देखिए पहले ये जाहिर है पता नहीं क्या वक्त की कमी है क्या है, लेकिन ये पहले इवेंट 3 रोजा होता था और 3 रोजा होने के बाद फिर इसको 2 रोजा किया गया और अब ये 50 ओवर का है। ठीक है, 50 ओवर के मैच के अंदर जो है अब जो है ना वनडे आप जिसे कहते हैं ना वनडे मैच के तौर पर ये मतलब खेला जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी जो परफॉर्मेंस आ रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये इवेंट जो है ना ये कंटिन्यू जो है ना रहे और अगले साल अगर इसको 2 रोजा या 3 रोजा कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूं कि जो खिलाड़ी हैं उनको मतलब ज्यादा मतलब वक्त मिलेगा और मौके मिलेंगे। मतलब होता है ना कोई प्लेयर है अच्छी गेंद गिरी पहली इनिंग अब तो दूसरी इनिंग भी उसके बाद होती थी, लेकिन अब चलें बहरहाल ये की शुरुआत हुई है ना 50 ओवर की बिल्कुल शुरुआत हुई है। तो फिर माजी में भी हम देखते हैं कि बहुत टूर्नामेंट है, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16 हुआ करते थे, मेडिकैम कराया करती थी। अब सुना है कि उस पर भी काम होता दिखाई दे रहा है, वो भी इवेंट है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। वो इवेंट 2017 तक हुए हैं, जब 2014 से 17 तक हम थे उसके अंदर हमने एक इवेंट तो केएमसी से हमने स्पॉन्सर कराया था जो कि कलर किट कराया था, यूबीएल पे उसकी ओपनिंग हुई, नेशनल स्टेडियम में उसका फाइनल हुआ और सिंगल लीग की बुनियाद पे था। हर जोन की 2-2 टीमें बनाई थी, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 कराया था। इस तरह की क्रिकेट जो है ना वो मतलब होनी चाहिए और तो उससे 6-6 मैच जब मिलते हैं ना तो प्लेयर की कारकर्दगी भी सामने आती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो है ये जो मेडिकैम है ना, बहुत सारे मतलब इदारे हैं, अगर हमने के इलेक्ट्रिक से भी कराया था अंडर 19 टूर्नामेंट स्पॉन्सर, इससे भी कराया था, खुद भी कराए थे इवेंट, तो ये बच्चों के लिए अंडर 13 होना चाहिए, 16 और 19 ये इवेंट तो बाकायदगी से होना चाहिए। ए डिवीजन लीग भी होना चाहिए, बी डिवीजन लीग भी होना चाहिए जो कि बाकायदगी से होती थी। तो लीग क्रिकेट जब होगी और जब मौके मिलेंगे लड़कों को, देखें जब तक क्लब क्रिकेट अगर आपने 7 जोन के अंदर अगर हमने इसको जो ना उसी तर्ज पर ले आए जिसमें 2017 तक थी, तो मैं देखें हमने 2014 से 17 तक 918 मैच कराए और उसके अंदर डिपार्टमेंट के भी मैच थे, हिनो पार्क इंटर डिपार्टमेंट भी था, क्लब के 219 टीमें जो है ना एक टूर्नामेंट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तो ऐलान कर दिया कि डिपार्टमेंट्स के मैचेस भी हम बाकायदा तौर पर अब शुरू करने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी में ये भी चीज शामिल थी। बहुत ही खुशाइंद है और मैं यकीन करें मैं तो मेरे दिल से मतलब वो ये शायद अगस्त में स्टार्ट होगा, लेकिन मैं समझता हूँ देखिए मैं चूंकि ग्रास रूट लेवल की पैदावार हूं, मैं ये समझता हूं कि बच्चे जो हमारे खिलाड़ी हैं ना उनके लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ना, देखिए क्रिकेट नहीं हॉकी का हो फुटबॉल हो, जब डिपार्टमेंट शुरू होता है तो सारे गेम शुरू होते हैं। ये बच्चों को देखे मिलेगा ना अगर ये रोजगार, यकीन करें ये जो देखिए हम तो प्लेयर बनाते थे ना, काज़म ट्रॉफी में उसको मतलब वो कर दिया, कराची से रीजन से खेल रहा है, उसके बाद क्या होता था कि जब जो अच्छा लगा होता उसको डिपार्टमेंट ले लेता था, जब डिपार्टमेंट ले लेता था वो उसको निखार के फिर वो नेशनल टीम तक भी मतलब जाता था। तो अगर उसके अब लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तनख्वाह बच्चों को मिलती थी ना तो उनका घर चलता था, आसूदगी थी, उनके खेल में निखार आता था। अब यहां पर जो ना 6 सूबाई टीमें जो ना बना दी गई और महदूद कर दिए गए पोल प्लेयरों का। बाकी प्लेयर क्या हुआ, कुछ प्लेयर हमारे मुल्क से बाहर चले गए, कुछ प्लेयर जो उन्होंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। तो ये जो है ना मैं समझता हूँ अब जो आप समझ रहे हैं कि एचएससी की तरफ से हुआ है कि एक एचएससी की भी अब टीम बन गई। हमने देखा कि कोयटा में एचएससी की टीम ने जो नेशनल गेम्स पे उसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है खिलाड़ियों को। जिस तरह डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो इसी तरह एचएससी भी पे करती हुई खिलाड़ियों को नजर आ रहा है। यह बहुत ज़बरदस्त मतलब इक़दाम है और आपने चूंकि कोयटा का नाम ले दिया तो मैं जो है ना मतलब खराज तहसीन जो है ना पेश करता हूँ
मेरे ख्याल में वो जावेद मेमन साहब जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स, जावेद साहब, और वो जो वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे ना, तो वो जो है इसाक साहब मेरे ख्याल में शायद वो, तो भारत जितने भी लोग थे, बहुत बड़ी बात है नेशनल इवेंट कराना। कराची के अंदर 2008 के अंदर हुआ था ये जो, तो मैं चूंकि उस वक्त केएमसी के अंदर था, तो मैं केएमसी की तरफ से जो ना मतलब राब्ता अफसर था, तो मुझे इसलिए याद है। तो ये मुश्किल काम होता है इतना, जिस तरह उन्होंने किया है। और मैं आपको बताऊं कि एक और फिर 19 साल के बाद किसी शहर में होना, किसी शहर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट उन्होंने कराया था। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि वो उसकी इतनी पजीराई नहीं हो सकी, और उसके मैचेस हम भी गए खेलने बलूचिस्तान ना, हमने जीता वो टूर्नामेंट दाऊद स्पोर्ट्स ने। उन्होंने 3 लाख रुपए की इनामी रकम दी जीतने वालों को, यार कोई एंट्री फीस नहीं ली उन्होंने, मतलब बता रहा हूं कोई एंट्री फीस नहीं ली। आने जाने का हमें 12,000 रुपए वो दिया, किराया दिया, और हर बच्चे को उन्होंने डेली दी, खाना दिया। मैं कहता हूं यार इतना शानदार टूर्नामेंट उन्होंने कराया है। वो जो क्या कहते हैं उनके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस तरह के इवेंट हम ये जो दूसरे जो वो हैं जो सूबाई उनको भी कराना चाहिए। और देखिए हारने वाले को 2 लाख दिए, जीतने वाले को 3 लाख दिए, कोई एंट्री फीस नहीं ली, और यहाँ से वो जो है ना किराया दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मतलब प्लेयर इतना खुश थे, कलर किट दे रहे हैं, अच्छे ग्राउंडों पे खिला रहे हैं। तो ये अगर हो तो एक सवाल आखिरी रह गया आपसे कि सिंध प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है सितंबर के दूसरे हफ्ते में, कैसा देखेंगे इस टूर्नामेंट को भी आप? नहीं बहुत देखिए, जो भी इवेंट हो ना उसमें खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं, और पैसे भी मिलेंगे, मौके भी मिलेंगे। इसमें चूंकि सिंध गवर्नमेंट खुद भी मतलब इन्वॉल्व है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिंध के प्लेयरों को भी भरपूर मौके मिलेंगे, जो कि इससे पहले जो ना उस तरह नहीं मिल सके। हालांकि वहां हमने जो टूर्नामेंट कराया था ना, आल सिंध जो कराया था, मैंने देखा वहां पर, आप यकीन करें वो इंटीरियर के अंदर टैलेंट नजर आता है, टैलेंट है। और वो 2 टीमें क्वालिफाई करके जब यहां पर आई थी, तो मैंने यहां पर भी उस लड़के ने जो अच्छा जावेद साहब क्या कहेंगे जमील साहब, क्योंकि अगर इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अगर इंटीरियर के अंदर मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स है उन्हें सही कर दिया जाए तो मजीद प्लेयर्स निकलेंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ग्राउंड ना होने की बिना पर इतने टैलेंट है, तो ग्राउंड हो जाएंगे तो कितने टैलेंट निकल। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर मैं चूंकि विजिट करके आया था, सक्कर का स्टेडियम था देखा मैंने, लाड़काना का मैंने देखा, तो जहां मैं गया और जो बने थे हैदराबाद वाले, इधर उधर मैं दूसरी जगहों पे भी गया, तो वहां पर ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा जो उसकी ग्रास है उस पर काम है। पिचेस का जो जैसे अगर 2 पिचेस उसको बढ़ा के 4-5 कर दी जाए तो वो तो, और 1-2 पिचेस जो ना ग्रासी कर दी जाए। टैलेंट वहां पर है, उसको जो ना हंट करने की जरूरत है, बिल्कुल हंट करने की जरूरत है। जमील साहब, जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।